Hello, dear brothers and sisters. I'm Anakin, and you can call me Anakin. We are going to solve the LDCE 2025 question paper, from which every year around two questions are asked in CSE prelims. So let's move to the first question. Question number one. Which one of the following amendment acts of the Constitution of India omitted the right to property from the list of fundamental rights? अब ये सिंपल क्वेश्चन है. फर्स्ट अमेंडमेंट से ये सब कहानी शुरू हुई थी और फिर 44th अमेंडमेंट एक्ट में सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी थी जनता पार्टी गवर्नमेंट ने. तो अब ये तो ठीक है, आंसर तो इसका ए है, पर इसकी पूरी कहानी सुनानी पड़ेगी मुझे आपको. ये जो फर्स्ट अमेंडमेंट है उससे 9 शेड्यूल आया था और 76th अमेंडमेंट एक्ट से 69% रिजर्वेशन तमिलनाडु का हो गया था. ठीक है ना, वो 9 शेड्यूल में डाल दिया था. सो द स्टोरी ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी स्टार्ट्स फ्रॉम 1951. तो कॉन्स्टिट्यूशन अभी अभी बना हुआ है, तो गवर्नमेंट एंथुजियास्टिक है लोगों का उद्धार करने के लिए. तो क्या होता है, अब प्रॉब्लम क्या है कि ज़मींदारों के पास मैक्सिमम वो है, लैंड है. ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू प्रॉपर्टी दे रखा है आर्टिकल 31 और आर्टिकल 19 में. तो अब क्या प्रॉब्लम है, आप ज़मींदारों से उनकी ज़मीन ले नहीं सकते और लोगों में बांट नहीं सकते. तो क्या होगा, अब नेहरू जी ने कुछ सॉल्यूशन निकाले. तो उसमें फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट वो लेकर आए, यानी 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन आया और 51 में फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट भी आ गया. ठीक है, क्या था वो एक्ट, उसमें वो 2 आर्टिकल्स लेकर आए. ठीक है, गवर्नमेंट कैन डू लैंड एक्विजिशन, ये उन्होंने सबसे पहली बात तो एक रूल बनाया, आर्टिकल में इम्बाइब कर दिया. एक आर्टिकल था 31B, जिसमें उन्होंने 9 शेड्यूल ऐड किया, जिसमें कोई भी लॉ अगर वो चाहते थे कि कोर्ट अगर उसका जुडिशल रिव्यू ना करे तो वो इसमें डाल दें. ठीक है, आर्टिकल 12 है, वो ये कहता है कि पार्ट 3 जो कि फंडामेंटल राइट्स है उनको कोई भी लॉ वायलेट नहीं किया जा सकता. ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट दो अलग अलग चीज़ें हैं, तो फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड. ठीक है, अब 1955 में क्या होता है, 4th अमेंडमेंट आती है और इसमें एक और चेंज किया जाता है कि जो कंपनसेशन अमाउंट होगा, ठीक है, जो गवर्नमेंट ज़मींदारों को देगी या लैंड एक्विजिशन करने के बाद जो ओनर्स को देती है, वो नॉन जस्टिसिएबल होगा, जो गवर्नमेंट दे देगी वो लेना पड़ेगा. ठीक है, तो ये हो गया. फिर 1964 में क्या होता है, ये लोग और ज़्यादा हावी हो गए, 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास करते हैं और 44 मोर एक्ट्स 9 शेड्यूल में ऐड कर देते हैं. तो इस वजह से एक केस होता है फिर 1967 में गोलकनाथ केस. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं किया जा सकता और आर्टिकल 12 में जो लॉज मेंशन्ड हैं वो उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी आता है. ठीक है, तो अब ये तो प्रॉब्लम हो गई, ये सब कुछ इसका मतलब गड़बड़ हो गया. फिर 1971 में इंदिरा गांधी जी को दिक्कत होती है, ये 1967 वाली जजमेंट वो सुनती हैं तो उनको परेशानी होती है कि एक तो हम लोगों का भला कर रहे हैं, लोगों को ज़मीन बांट रहे हैं और कोर्ट हमें करने नहीं दे रहा. ठीक है, तो वो एक 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेकर आते हैं, जिसमें आर्टिकल 31C वो एक और आर्टिकल ऐड कर देते हैं, जिसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट अगर डीपीएसपी इंप्लीमेंट करने के लिए कोई लॉ बना रही है तो उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता सुप्रीम कोर्ट में. ठीक है ना, कुछ पर्टिकुलर डीपीएसपी थे, उनको अगर इम्प्लीमेंट करना चाहती है गवर्नमेंट तो उनको चैलेंज नहीं किया जा सकता. उसमें अगर फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तो इट्स फाइन, सुप्रीम कोर्ट में वो चैलेंज नहीं किए जा सकते. ये 1971 में होता है. तो 1973 में फिर आखिरी में केशवानंद भारती केस होता है, ये आपको पता होगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ये जो है वो लॉ तो नहीं है, ठीक है ना, और फंडामेंटल राइट्स को अमेंड भी किया जा सकता है, पर बेसिक स्ट्रक्चर, ये एक नई चीज़ लेकर आए सुप्रीम कोर्ट, बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट नहीं होना चाहिए और ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो बेसिक स्ट्रक्चर में नहीं आता, तो उसको चेंज किया जा सकता है. ठीक है, फिर 1978 में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है, जो कि आंसर है इस क्वेश्चन का, जिन्होंने 31 और आर्टिकल 19A डिलीट ही कर दिए. आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज F ये डिलीट ही कर दिया और 300A लेकर आए, जिसमें राइट टू प्रॉपर्टी को डाल दिया. ठीक है, अब ये लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है. ठीक है, फाइन. फिर क्या होता है, अब बहुत बाद में 2007 में IR कोयलो केस होता है, जिसमें उन्होंने कोर्ट ने ये सोचा कि यार ये 9 शेड्यूल तो बड़ा ख़राब है, इसमें कोई भी केस को डाल दो, या स्टेट का हो या सेंटर का हो, उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता. तो उन्होंने फिर ये मना कर दिया, उन्होंने कहा कि अप्रैल 24 1973 यानी केशवानंद भारती वाला केस था, उसकी डेट के पहले वाले लॉज तो सेफ हैं, उसके बाद वाले जो लॉज हैं उन पे जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है.
ठीक है, तो 2007 में ये आ गया। अब 2024 में एक एक्ट जो अभी करंट अफेयर है वो बता देता हूँ। 2024 में एक जो केस हुआ, प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन केस, उसमें ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने ये सोचा कि गवर्नमेंट किसी का भी लैंड ले लेती है, तो ये तो दिक्कत है। जब मन में आया, उसके पास तो 9 शेड्यूल वाले वो हैं लॉज, तो कोई उनका कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता। तो इन्होंने कहा कि ऐसे ही किसी का भी आप लैंड नहीं ले सकते, हर कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नेशनल एसेट नहीं है, ठीक है। तो उसको आप सिर्फ तभी लोगे जब आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो और कोई और ऑल्टरनेटिव ना हो, ठीक है। तो ये इसका वो हो गया। तो ये पूरी स्टोरी, आज तक ये केस है राइट टू प्रॉपर्टी का। अब आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ वो अगर आपको पसंद आता है तो मेरी एक प्लेलिस्ट है 2014 से लेकर 2024 तक, अभी तक उसमें वीडियोस हैं। मैं अभी और आगे अपडेट कर रहा हूँ, हर रोज़ एक नई वीडियो आ जाती है, हर 1-2 दिन में। इस प्लेलिस्ट में से लास्ट ईयर 20+ क्वेश्चंस आए हैं 2025 के पेपर में। इससे लास्ट टाइम पे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही मैंने पढ़ा रखा है इसमें, और प्लस 20+ क्वेश्चंस तो वो फिर आएंगे, क्योंकि PYQ से आपको पता है कि एग्जामिनर क्वेश्चन उठाता ही है। और जिस तरीके से मैं बताता हूँ उस टॉपिक की पूरी डेप्थ में जाकर, तो क्वेश्चन उसी में से ही आते हैं। तो आपको इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले इस चैनल पे जाकर ये ज्वाइन बटन पे क्लिक करना है, ठीक है। और फिर ये जो लास्ट मेंबरशिप है, लास्ट ईयर वाला, इसी में ही है सिर्फ वो वीडियोस। तो PYQ नॉलेज प्लस ट्रिक्स, इसमें आपको ये प्राइस है 399 आपको पे करना है, और फिर आपके लिए सारी वीडियोस चैनल पे अनलॉक हो जाएंगी, जिससे आप अपने लास्ट टाइम में कुछ 25 मार्क्स तो आपके बढ़ ही जाएंगे। मतलब ये मैं बेयर मिनिमम बता रहा हूँ, क्योंकि 20+ क्वेश्चन आ रहे हैं तो एक्चुअली 40+ मार्क्स बढ़ेंगे, पर फिर भी कम से कम 20 मार्क्स तो बढ़ ही जाएंगे। और अगर नहीं करोगे तो बाद में फिर रिग्रेट होगा, क्योंकि मुझे पता है इन दी एंड आप घूम फिर के वापस यहीं पर आने वाले हो। क्योंकि मैंने देखा है ना, लास्ट ईयर मैंने इतने बहुत ज़्यादा ही कंसंट्रेशन के साथ वो वीडियोस बनाई थी, जो कि एग्जैक्टली एग्जामिनर जिस तरीके से पेपर बनाता है, मैंने प्रूफ भी दिए थे। मेरी कुछ वीडियोस हैं, आप जाकर देखना पहले, कि एग्जामिनर इसी तरीके से क्वेश्चन बनाता है। और कई लोगों ने देखी भी, उनको हेल्प भी बहुत मिली, पर मोस्ट इंपॉर्टेंटली कई लोग ऐसे थे जिन्होंने बाद में रिग्रेट किया उन वीडियोज़ को ना देखना। जैसे आप ये कॉमेंट देख लेना, इसको पॉज करके पढ़ो। ऐसे कई सारे कमेंट्स हैं, जितने भी आप जाओगे वहाँ पर मेरी कमेंट सेक्शन में आपको भरे पड़े मिलेंगे इस तरीके के। 20+ क्वेश्चंस कम नहीं होते, उससे पूरा काम बन जाता है। लोग 4-5 नंबर से पीछे रह जाते हैं। उसमें कीवर्ड एनालिसिस भी है और उसमें एलिमिनेशन टेक्निक्स भी हैं, तो सब कवर हो जाता है उसमें। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई 5,000 वाला कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, ना 5,000 वाला लेना है ना 50,000 वाला। बस ध्यान रहे कि रिग्रेट नहीं होना चाहिए बाद में। एक अटेम्प्ट है, उसमें अपना पूरा दो, और जहाँ जहाँ से स्पेशली क्वेश्चंस आ रहे हैं उन जगह को पकड़ो और आगे बढ़ो। PYQs से बहुत डेंसली क्वेश्चन आते हैं, तो आपको PYQs तो कम से कम बहुत इन डेप्थ करने चाहिए, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ बिल्कुल उसी तरीके से। इस चीज़ पर मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि अगर PYQs में से क्वेश्चन आएंगे तो मैक्सिमम मेरी ही वीडियोज़ में से आएंगे। यूट्यूब पर कोई नहीं पढ़ा रहा इस तरीके से, और ना ही कोई कोचिंग इंडस्ट्री में पढ़ा रहा, उनको पता ही नहीं है। ओके, मूविंग ऑन। हमने इससे पूरी कहानी देख ली, ठीक है ना। इसका आंसर क्या है, ए। ठीक, नेक्स्ट। Consider the following statements regarding citizenship at the commencement of the Constitution of India. Every person who has his domicile in the territory of India shall be a citizen of India. अब जो भी domicile होगा जिसका territory of India में, वो citizen होगा इंडिया का। ये commencement of Constitution यानी 1950 के टाइम की बात बता रहे हैं, तो ये वाला ये गलत है, ठीक है। अभी बताऊंगा कैसे गलत। Either of whose parents were born in the territory of India shall be a citizen of India. हाँ, अगर मम्मी पापा में से कोई भी एक अगर इंडिया में बॉर्न हुआ है तो वो सिटीजन हो जाएगा, उनका बेटा या बेटी। Who has been ordinarily a resident in the territory of India for not less than 5 years immediately preceding such commencement shall be a citizen of India. ये भी सही है। अब देखो, ये है आर्टिकल 5 में दिया हुआ है सब कुछ, ठीक है। इसमें क्या क्या चीज़ें, हु वॉज बॉर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ईदर ऑफ हुज पेरेंट्स, ये वाला स्टेटमेंट दिया है। हु हैज़ बीन ऑर्डिनरीली रेसिडेंस ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये वाला स्टेटमेंट दिया हुआ है। ये नहीं दिया हुआ है, ठीक है। डोमिसाइल वाला स्टेटमेंट नहीं है इसमें, तो ये हो जाएगा गलत। 2 और 3 इसका सही आंसर है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, बी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द राइट टू इक्वालिटी, ठीक है। The state has the powers to make any special provision for women and children. बिल्कुल सही, ठीक है। ये आर्टिकल 15 क्लॉज 3, आर्टिकल 15 क्लॉज 4 एंड आर्टिकल 15 क्लॉज 5 में ये तीनों स्टेटमेंट्स दिए हुए, ठीक है। द स्टेट कैन मेक एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स,
और फॉर SC एंड ST, ये SC ST OBC के लिए है, ये विमेन के लिए है और ये EWS के लिए है। तो तीनों दिए हुए हैं, तीनों को रिजर्वेशन मिलता है और स्पेशल वो सेफगार्ड्स दिए जाते हैं। तो डी इसका सही आंसर हो गया, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4, इन द फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम दैट कैंडिडेट इज डिक्लेयर्ड विनर हु। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम कौन सा है, जो कि हम अपने आसपास देखते हैं, जिसके सबसे ज़्यादा वोट आते हैं वो जीत जाता है, ठीक है। तो सिक्योर द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पोस्टल बैलेट्स। अब आप इसको देख के शायद लगा दो इसको सही, पर ये पोस्टल बैलेट की बात चल रही है, ठीक है ना। ये एक्चुअल बैलेट्स की बात नहीं चल रही है। पोस्टल बैलेट अभी बताऊंगा क्या होता है, ये नहीं है। बिलोंग्स टू द पार्टी ऑफ दैट हैज़ हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स इन द कंट्री। अच्छा, उस पार्टी को हो जाता है जो कि सबसे ज़्यादा वोट है उसके कंट्री में, नहीं पार्टी की बात नहीं चलती, इसमें कैंडिडेट की बात चलती है। हैज़ मोर वोट्स देन एनी अदर कैंडिडेट इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जिसके सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वो जीत जाता है। तो 7, तो सी इसका सही आंसर हो गया, ठीक है। सबमिट्स फर्स्ट नॉमिनेशन विदाउट मिस्टेक, जो भी अपना नॉमिनेशन पहले भरता है विदाउट एनी मिस्टेक उसको वो MLA MP बना देते हैं। वाह, ये बहुत बढ़िया है। ये है हमारा चीप थ्रिल वाला स्टेटमेंट, ठीक है। ये जब एग्जामिनर चीप थ्रिल्स यानी सस्ते नशे करके स्टेटमेंट बनाता है तब ऐसे स्टेटमेंट बनाता है, ठीक है। सी इसका सही आंसर हो गया, ठीक है। एग्जामिनर अंकल भी कैसे कैसे स्टेटमेंट बना देते हैं, ठीक है। अब ये पोस्टल बैलेट के बारे में बता देता हूँ। पोस्टल बैलेट यानी वोट बाय मेल। अगर कोई रिमोटली वोट कर रहा है यानी आर्म्ड फोर्सेस हैं, ठीक है, पुलिस वाले लोग हैं, अब पुलिस वाले लोग वहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं, वो कैसे वोट करेंगे, तो उनके लिए पोस्टल बैलेट दिया जाता है, उनको एक अलग से ये दिया जाता है जिसमें वो अपना वोट देते हैं और उनका बाय पोस्ट इनके वोट्स भेजे जाते हैं, ठीक है ना। इनमें कौन कौन लोग होते हैं, आर्म्ड फोर्सेस, ठीक है, फिर फॉरेन ब्यूरोक्रेट्स यानी IFS ऑफिसर्स, ठीक है, इलेक्शन का जो स्टाफ रहता है वो, और इसेंशियल वर्कर्स यानी रेल, फायर, मीडिया वगैरह वो सब, और कौन होते हैं 85 से ज़्यादा एज वाले सिटीजन्स, पर्सन विद डिसेबिलिटी जिसको 40% से ज़्यादा है वो, क्वारंटीन जो लोग हैं जैसे कोविड में हो गया था, प्रिवेंटिव डिटेंशन में जो लोग हैं वो, बिग ऑफिसेस जैसे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, मिनिस्टर्स वगैरह वो सब, ठीक है। तो सी इसका सही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू इलेक्शंस। ये अगर याद है तो याद है, नहीं तो नहीं होगा। डी इसका सही आंसर है, ठीक है। ये PRI से रिलेटेड है, पंचायत से। ये वाला है रिजर्वेशन वाला, जिसको ऑफिशियली बोलते हैं स्पेशल प्रोविजंस फॉर सर्टेन क्लासेस। ये वाला है 11th का सेंटर स्टेट रिलेशंस, ठीक है। अब हाँ, तो ये देखो आर्टिकल 15 में मैंने आपको जो बताया था, ये 3rd सब क्लॉज है, विमेन एंड चिल्ड्रन, ये SC ST OBC, और ये वाला EWS, ठीक है। कौन सा वाला है, हाँ ये EWS वाला है, ठीक है। ओके, और ये पार्ट्स आप देख लो, ये कौन कौन से पार्ट्स हैं, इनमें इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं वो देख लो आप यहाँ से। पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 4 DPSP, पार्ट 4 है फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये तो याद होने ही चाहिए। फिर पार्ट 9 है पंचायत, पर ये याद होने चाहिए, पर ये पेपर में नहीं आएंगे क्योंकि ये बहुत ईजी है। पेपर में कौन से आएंगे, पेपर में ये 3 आएंगे। पंचायत वाला 9 है, 9A है अर्बन लोकल बॉडीज़ यानी म्यूनसिपैलिटीज़। फिर पार्ट 9B है कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर और क्या है, इलेक्शन ये पूछ ही लिया उन्होंने। फिर ये वाला भी पूछ लिया, सर्टेन क्लासेस। फिर ये इमरजेंसी प्रोविजन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पार्ट 20 अमेंडमेंट, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये वाले, ये जो आपके पास जो 25 पार्ट्स हैं उनमें से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 तो आपको याद होने ही चाहिए। ऑल राइटी, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फैसिलिटेट्स फॉर इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग एट प्राइमरी स्टेज। प्राइमरी स्टेज पे ये आर्टिकल A है इसका आंसर, ठीक है। बहुत देखो कितने क्लोज आर्टिकल्स हैं। अब ये वाले पेपर में थोड़े इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं आर्टिकल्स में, पर हमें इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना, हमें ध्यान देना है इन चीज़ों पे कि वो इन्फॉर्मेशन क्या दे रहे हैं। तो आर्टिकल 350A क्या है, ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है जो क्वेश्चन है वो है उसका आंसर ये। आर्टिकल 350 क्या है, ग्रीवांस इन एनी लैंग्वेज इन यूनियन एंड स्टेट्स। अगर आपको कोई भी, अगर ग्रीवांस है, आपको कोई परेशानी है, तो आप किसी भी लैंग्वेज में यूनियन और स्टेट्स को दे सकते हो अपनी इशू, ठीक है। आर्टिकल 350B, ये क्या है, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, ये वाला है, ठीक है। और एक एक चीज़ और बता देता हूँ, DPSP सिर्फ पार्ट 4 में नहीं है, 3 DPSP पार्ट 4 से बाहर भी हैं। तो वो कौन कौन से हैं, आर्टिकल 335
जो कि कहता है कि SC ST जो हैं उनको रिजर्वेशन तो दो, पर मेरिट यानी एफिशिएंसी भी मेंटेन करो, ठीक है ना। तो मेंटेनेंस ऑफ एफिशिएंसी भी ज़रूरी है। आर्टिकल 350A ये दूसरा DPSP है जो कि कहता है कि मदर टंग में एजुकेशन होनी चाहिए, प्राइमरी एजुकेशन। आर्टिकल 351 जो कि यहाँ ये दिया हुआ है वो है कि हिंदी का डेवलपमेंट करो, ठीक है ना, जो जैसा कि गांधी जी चाहते थे। ठीक, तो ये 3 हो गए। अब ये क्वेश्चन आएगा तो आपसे मिस नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 7 ये आ गया। हाँ, which of the following languages were inserted in the 8th schedule of the Constitution of India by the 92nd Amendment? अब 92nd Amendment देखो, इसमें पूछ लिया। ये UPSC CSE 2024 में 71st Amendment पूछा था, ठीक है। तो अब देखो 71st Amendment में ये 4 पूछे थे, उनमें से मणिपुरी कौन सा वाला था इसमें? तो मणिपुरी देखो यहाँ पे है। मणिपुरी अगर 71st में है तो वो 92nd में कैसे होगा? तो 2 तो गलत हो गया, जैसे ही 2 गया C इसका सही आंसर आ गया, ठीक है। तो ये आपको समझना है। अब आपको कुछ चीज़ें मैं आपको हिस्ट्री बता देता हूँ इसकी। ओरिजिनली 14 लैंग्वेजेस थी 1950 में, फिर 21st अमेंडमेंट एक्ट, ये पहला अमेंडमेंट एक्ट आता है जिसमें सिंधी को जोड़ दिया इन्होंने, सिंधी जो लैंग्वेज है वो जोड़ दिया, ये 1967 वाला एक्ट था। फिर आता है 71st, ये जो इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है, उसमें क्या था? उसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ये 3 लैंग्वेजेस को कर दिया इन्होंने, ठीक है, ऐड कर दिया। अब 18 लैंग्वेजेस हो गई हैं, ठीक है। इसका आप निमोनिक रख सकते हो नमक कुछ भी बनाना पड़ता है यार, क्या करें। नेपाली और ये मणिपुरी और ये कैसे क्या है, कैसे कोंकणी, हाँ, ये 3 लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। फिर आता है 92nd अमेंडमेंट। 92nd अमेंडमेंट में 4 और लैंग्वेजेस हो गई और हमारी 22 हो गई टोटल। तो 4 कौन सी हैं? बोडो, ठीक है, बोडो, मैथिली, ठीक है, और कौन सी है? डोंगरी, हाँ, डोसा, तो डोसा से संथली, हाँ, बॉम डोसा तो अगर इससे याद रह पाए तो याद कर लेना भैया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? सी। ओके, question number 8. The 10th schedule of the Constitution of India contains provisions regarding anti-defection laws. Which of the following state amendments acts added the 10th schedule? ये कौन सा है? बिल्कुल easy question। ये कहाँ पर? 1985 में 52nd अमेंडमेंट आया था, ठीक है, ये हो गया। और देखो इसमें 92nd अमेंडमेंट दे रखा है, जबकि 92nd अमेंडमेंट तो पहले ही यहाँ पे दे रखा हुआ है, तो इसका मतलब ये तो हो ही नहीं सकता। तो कभी कभी यूपीएससी भी आपकी हेल्प कर देती है। इसको मैं बोलता हूँ 2 क्वेश्चन कोलैब। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, ठीक है। फिर 72nd अमेंडमेंट, ये किस बारे में है? ये एसटी का रिजर्वेशन दिया था त्रिपुरा को, ठीक है, उसके बारे में। इसका आंसर है 42 और 52, और 42 तो आपको पता ही है, वो था मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें बहुत सारे होते। अब 10 शेड्यूल की कहानी सुन लो भैया। हाँ, 10 शेड्यूल ये आ गया 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985। अब देखो ये आपको मैं पूरा लॉजिक से बताते चलूँगा तो आपको पूरा याद रहेगा, ठीक है। देखो बैकग्राउंड क्या है। सबसे पहली बात तो 1967 तक कांग्रेस की मेजॉरिटी गवर्नमेंट थी, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। यूनियन में भी कांग्रेस और स्टेट्स में भी कांग्रेस। अब 1967 के बाद कांग्रेस थोड़ी वीक होने लगी, ठीक है ना। तो कांग्रेस में अंदर भी कुछ टूटने जैसी स्थिति हो गई थी, तो कांग्रेस की ग्रिप लूज हुई। स्टेट्स में नई पार्टीज आ गई। अब नई पार्टीज आ गई तो लोग एक दूसरे के ऐसे वो जो होते हैं ना एमएलए वगैरह, वो सब खरीदने लगे। तो एक बंदा था जिसका नाम है गयालाल, जो हरियाणा में, जिन्होंने 15 दिन में 3 बार पार्टी चेंज की। पहले वो कांग्रेस से यूनाइटेड फ्रंट में गए, फिर यूनाइटेड फ्रंट से कांग्रेस में गए, फिर कांग्रेस से वो यूनाइटेड फ्रंट में दोबारा गए, ठीक है। तो इनका नाम पड़ गया आया राम गया राम। तो ये एक चीज़ फेमस हो गई, आया राम गया राम, यानी लोग बहुत ही ओपनली एमएलए वगैरह के साथ डील कर रहे थे, ठीक है। अब इसी तरीके से 1967 और से लेकर 71 तक 142 एमपी और 1900 एमएलए ने डिफेक्ट किया, यानी अपनी पार्टी छोड़कर वो दूसरी पार्टी में चले गए। कितनी बड़ी बात हो गई है ना। तो अब कोई कुछ बोल इसलिए नहीं रहा था क्योंकि हर कोई पार्टी एक दूसरे के एमएलए एमपी खरीद रही थी, तो इसलिए उन्होंने कुछ बोला नहीं एक दूसरे से। अब क्या होता है, 1984 में राजीव गांधी की गवर्नमेंट आती है और उनके पास थे 400 से ज़्यादा सीटें, ठीक है, 400 प्लस सीट्स थी उनके पास 545 में से। तो अब देखो जब तक पार्टियों के पास कम है सीट्स तब तक तो वो कुछ नहीं बोल रहे, पर अब सोचो एक पार्टी पावर में आई, उसके पास 400 सीट्स हैं। अब उसका सबसे बड़ा डर क्या होगा
वो ये सोचेगा अरे भाई कहीं मेरे कोई जो वो है एमपी वो कोई खरीद ना ले, ठीक है, डिफेक्ट ना कर जाए कहीं। तो उन्होंने क्या किया, वो एक एक्ट पास करते हैं 1985 में, ठीक है, और जिससे आया 10th शेड्यूल। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि 1985 में ही क्यों 10th शेड्यूल आया। अब आपको याद करने में आसानी होगी क्योंकि 1984 में 400 प्लस सीट से राजीव गांधी की गवर्नमेंट बनी थी, तो वो नहीं चाहते थे कि उनको उनके जो एमपी हैं वो डिफेक्ट कर जाएं, तो इसलिए उन्होंने ये एक्ट पास किया जिसमें क्या था, 10th शेड्यूल उन्होंने ऐड किया। 10th शेड्यूल, अब देखो क्या क्या है। अब डिस्क्वालिफिकेशन के रूल्स क्या क्या डाले उन्होंने कि अगर मतलब डिस्क्वालीफाई यानी वो कब उनकी मेंबरशिप एंड हो जाएगी, एमएलए वो नहीं रहेंगे या एमपी नहीं रहेंगे या फिर मिनिस्टर भी नहीं रहेंगे अगर उन्होंने ये 4 काम किए। तो ये मैं तब का बता रहा हूँ, उस टाइम पे 1985 में क्या लॉ आया था, फिर मैं आगे इसको अमेंडमेंट्स के बारे में भी बताऊंगा। तो क्या था, अगर उन्होंने अपनी पार्टी की मेंबरशिप छोड़ दी तो उनकी मिनिस्टरशिप भी चली जाएगी, उनकी एमपी वाली जो पोस्ट है वो भी चली जाएगी, ठीक है। अगर कोई इंडिपेंडेंट मेंबर है, उसने पार्टी ज्वाइन कर ली, अब आप सोचो ये वाली बात कि कोई इंडिपेंडेंट मेंबर है, उसको आपने वोट दिए क्योंकि आपको ना बीजेपी पसंद है, ना आपको कांग्रेस पसंद है, ना आम आदमी पार्टी पसंद है, तो एक कोई बंदा था वो इंडिपेंडेंट पार्टी में था, उसको आपने वोट दिया कि ये मेरा काम करेगा, ठीक है। अब वो जैसे ही एमपी बना, उसने बीजेपी ज्वाइन कर लिया या कांग्रेस ज्वाइन कर लिया या आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लिया। अब आप तो ऐसा लगेगा ना आपको कि मैंने जिस पार्टी को वोट नहीं दिया था, ये बंदा खुद ही उस पार्टी में चला गया, तो ये तो मेरे साथ गलत हुआ, वोटर के साथ गलत हुआ। तो इस वजह से उन्होंने ये रूल बनाया कि अगर कोई इंडिपेंडेंट मेंबर भी कोई पार्टी अगर ज्वाइन कर लेता है तो उसकी भी एमएलए और एमपी शिप छिन जाएगी, ठीक है, उससे ले ली जाएगी, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा वो, ठीक है। अब नॉमिनेटेड मेंबर कौन होते हैं, जो 12 मेंबर्स हैं राज्यसभा में जो ऐड करते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ साइंस, सोशल सर्विस, आर्ट्स और एक और है ना कोई सा लिटरेचर, ठीक है, इनके बेसिस पे करते हैं। अब ये क्या है, ये इनका ये है कि ये 6 महीने के अंदर तो कोई पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, 6 महीने के बाद नहीं कर सकते, ठीक है। अगर उन्होंने 6 महीने के बाद किया तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अब क्या है, डिफाई विप। अगर देखो हर पार्टी का एक विप होता है, विप एक एमपी की पोस्ट होती है जो पार्टी असाइन करती है कि ये जो बंदा है ये हमारा विप है, जो ये बोलेगा हमारे सारे एमपीज को और एमएलएस को यही करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप एमपी हो और आपको विप ने कुछ बोला करने के लिए और आपने उसका उल्टा कर दिया, आपने विप ने कहा कि बीजेपी को वोट करो और आपने कांग्रेस को वोट कर दिया, तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा अगर पार्टी ने आपको 14 डेज के अंदर नहीं बचाया तो, ठीक है। तो ये हो गया 14 डेज के अंदर अगर पार्टी ने आपकी बात नहीं मानी तो पार्टी ने आपको नहीं बचाया तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, ठीक है। अब इसके एक्सेप्शन क्या क्या थे, एक्सेप्शन भी दिए उन्होंने। पहली बात, स्प्लिट। अगर 1/3 लोग, 1/3 एमपी या एमएलए अपनी पार्टी से तोड़कर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं तो उसमें डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे, वो स्प्लिट होगा। यानी अगर जैसे कांग्रेस के कितने मेंबर्स हैं, कांग्रेस के अगर 60 मेंबर्स हैं, ठीक है ना, तो अगर उनमें से 1/3 चले जाएं, यानी कांग्रेस की 60 सीट्स हैं, ठीक है, 60 एमपी हैं, उनमें से अगर 1/3 बीजेपी में चले जाएं तो यानी 20 अगर बीजेपी में चले जाएं तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। ये तब का रूल है, अभी का नहीं है, अभी मैं बताऊंगा, अमेंडमेंट हो गई, ठीक है। तो स्प्लिट हो गया। अब ये मर्जर है, मर्जर यानी कि 60 में से अगर 40 चले जाएं यानी 2/3 अगर चले गए तो फिर इसका मतलब तो भी वो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे, ये भी एक चीज़ है। और स्पीकर एंड चेयरमैन, ये है कि स्पीकर क्या है ना, स्पीकर को न्यूट्रल रहना चाहिए। तो अगर कोई पार्टी की गवर्नमेंट बनती है और उसका स्पीकर बनता है तो स्पीकर अगर 5 साल के लिए पार्टी छोड़ दे ताकि वो न्यूट्रल रह पाए तो वो भी डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। ये एक्सेप्शंस थे 1985 के एक्ट में, ठीक है। अब क्या होता है, अब और अदर क्या प्रोविजंस थे, और कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर इज द फाइनल अथॉरिटी इन डिस्क्वालिफिकेशन केस, यानी कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर यानी स्पीकर या फिर जो वो होता है कौन, चेयरपर्सन राज्यसभा में, अगर उन्होंने बोल दिया कि ये ऐसा है, ये डिस्क्वालीफाई हो गया है या नहीं हुआ है, तो वो फाइनल था, ठीक है। तो ये हो गया। प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैज़ रूल मेकिंग पावर, इससे रिलेटेड जो भी रूल्स होंगे वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनाएंगे, ठीक है। तो ये अदर प्रोविजंस थे। अब ये 1985 वाला एक्ट है वो हो गया। अब 1990 में दिनेश गोस्वामी कमेटी ने कहा कि ये जो स्प्लिट वाला प्रोविजन है उसको उसको हटाओ क्योंकि बहुत सारी पार्टी टूटे जा रही हैं, ठीक। तो ये प्रॉब्लम है, ये क्या है, एक प्रॉब्लम ये भी थी कि स्पीकर जो था वो डिक्टेटर बन गया था, वो जो बोलता वो अपोजिशन की बात ही नहीं सुन रहा था, ठीक है।
कांग्रेस का अगर स्पीकर होता तो वो बीजेपी की बात नहीं सुनता, बीजेपी का था तो कांग्रेस की बात नहीं सुनता। तो वो ये भी एक दिक्कत थी। और कोर्ट में तुम जा नहीं सकते। वो क्या कर रहा था, जैसे स्पीकर अपोजिशन के टाइम पे तो वो बहुत जल्दी डिस्क्वालीफाई कर देता था, और जो रूलिंग पार्टी की वो टाइम पे वो डिले करता था। ठीक है। अब फिर क्या होता है 1992 में किहोतो होलोहान केस होता है। किहोतो होलोहान जी नागालैंड के एमपी थे। ठीक है। उस केस में कोर्ट ने कहा, मतलब उन्होंने यही मुद्दा उठाया कि यार देखो हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। ठीक है। वो हमारे वाला तो बहुत जल्दी कर देते हैं, वो दूसरों वालों का नहीं करते। तो ये मुद्दा उठाया तो उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि अब से जुडिशियल रिव्यू हो पाएगा। ठीक है ना, स्पीकर के डिसीजन का। समझ गए। और स्पीकर एक ट्राइब्यूनल की तरह एक्ट करता है ये डिस्क्वालिफिकेशन वाले केस में, और एक ट्राइब्यूनल के अगेंस्ट अपील की जा सकती है हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है। तो ये हो गया, जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। अब प्रॉब्लम क्या है। अब प्रॉब्लम ये है कि लोग और क्रिएटिव हो गए। उन्होंने ऑर्गेनाइज स्प्लिट्स वगैरह ये सब, मतलब ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ ना, कि वो पहले से स्प्लिट करने लगे। उन्होंने बोला कि एक बंदा तोड़ना चाहता है तो वो 10-12 को और ले लेता था कि अपन साथ में मिलके तोड़ते हैं, अपन डिस्क्वालीफाई भी नहीं होंगे। तो ऐसे करके रह जाता था। ठीक है। इससे क्या होता था, जैसे कोई एक पार्टी है, जैसे ए बी सी ये 3 पार्टी हैं। ठीक है। तो जो बी पार्टी है वो क्या बोलेगी ए के लोगों से कि भाई तुम ऐसा करो, तुम मेरी पार्टी में स्प्लिट करके आ जाओ, तुम 10-12 लोग, और है ना मैं क्या करूँगा, मैं तुम्हें मिनिस्टर बना दूंगा। ठीक है। स्प्लिट करके आओगे तो तुम्हारा एमपी और एमएलए वाला जो पोस्ट है वो भी नहीं जाएगा, और है ना मैं तुम्हें मिनिस्टर बना दूंगा। तो इस वजह से एक बार यूपी के कैबिनेट में 93 मिनिस्टर्स थे। मतलब आप देख देख रहे हो, 1/3 या 2/3 तो इनके, मतलब 1/3 के आसपास तो इनके वही हो गए मिनिस्टर्स। तो ये प्रॉब्लम हो गई। अब 2002 में नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये एक नेशनल कमीशन है। ठीक है। जो कि रिव्यू करती है वर्किंग कॉन्स्टिट्यूशन का। उसने एक रिपोर्ट निकाली कि 10th शेड्यूल में जो स्प्लिट वाला प्रोविजन है वो बड़ा ख़राब है, इसको हटाओ। तो फिर आता है 2003 में 91st अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है। 91st अमेंडमेंट एक्ट में स्प्लिट वाला प्रोविजन हटा दिया गया। बस मर्जर कर सकते हो, यानी 2/3 वाला हटा दिया गया, 1/3 2/3 वाला रख लिया गया, और 1/3 वाला हटा दिया गया। ठीक है। फिर आर्टिकल 75 में क्या किया कि एक और एडिशन किया आर्टिकल 75 में, कि जो टोटल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो साइज होगा वो 15% ऑफ टोटल लोकसभा स्ट्रेंथ से ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है। तो आप देखो 15 इंटू अपॉन 100 इंटू 545 यानी 550। तो ये आप इसका करके देख लो कितना बैठ रहा है। तो 55 इंटू 1.5 तो कुछ 75-80 कुछ इसके आसपास आएगा। तो है ना, ये मोर देन 15% सीट्स नहीं हो सक, मतलब जितनी सीट्स हैं उसका 15% से ज़्यादा मिनिस्टर नहीं बन सकते। तो ये लगा दिया। तो ये वाली प्रॉब्लम थी कि यूपी में 93 मिनिस्टर हो गए थे, वो भी हट गई। फिर आर्टिकल 164 में यही वाला ये स्टेट्स के लिए भी लेकर आए। उसमें ये था कि 15% है, 15% से ज़्यादा आपके एमएलए नहीं होंगे। जो यूपी की प्रॉब्लम है वो 15% से ज़्यादा नहीं होंगे जो लोकसभा में सीट हैं, और 12 से कम भी नहीं हो सकते। ठीक है। ये भी हो गया। फिर अगर एमपी और एमएलए डिस्क्वालीफाई हो गए, ठीक है ना, तो ये मिनिस्टर के रूप में भी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ठीक है ना, अनलेस फ्रेश इलेक्शन हो जाए। और जितनी भी रिलेटेड पोस्ट हैं, तो ये भी आ गया। ये प्रोविज़न भी इसमें ही आया था कि मिनिस्टर वाली पोस्ट से भी आप हट जाओगे, क्योंकि ऐसा रहता है ना कि मिनिस्टर 6 महीने के लिए बने रह सकते हैं अगर एमपी नहीं भी हैं तो ये हो गया। ठीक है। अब क्या है, ये पूरा हो गया। अब अभी भी लोग पार्टियां तो तोड़ते ही हैं, तो अभी भी इश्यूज तो चल ही रहे हैं। अभी आपने सुना होगा शायद रिसेंटली क्या हुआ था, वो आम आदमी पार्टी में हो गया ना स्प्लिट, तो वही वाली दिक्कत है, राघव चड्ढा वगैरह वो सब लोग। Question number 9. Which one of the following articles of the Constitution of India in the DPSP has provisions regarding equal justice and free legal aid? अब free legal aid ये बाद में जो ऐड किया था 39A इसमें है। ठीक है। DPSP याद कर लेना। ठीक है। उसमें से अगर क्वेश्चन आया तो वो मिस हो गया तो फिर आप मुझसे मत बोलना कि पढ़ाया नहीं, याद जो नहीं किया। मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि वो सब याद होनी चाहिए। आर्टिकल 39 क्या कहता है, इसमें 3-4 चीज़ें हैं कि लाइवलीहुड, राइट टू लाइवलीहुड, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, नो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ, और विमेन एंड मेल के इक्वल राइट होंगे। ठीक है। इक्वल वेजेस।
हाँ, फिर 43 में क्या है? 43 में है लिविंग वेज, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड इंक्रीज कॉटेज इंडस्ट्रीज, ये वाला है 43 में। 43A में क्या है? ये है कि वर्कर्स जो होंगे उनको मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज में हिस्सा मिलना चाहिए, ठीक है। अब फ्री लीगल एड की बात हुई है तो नालसा की बात तो करनी पड़ेगी। ये है किससे बनी? ये लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट से बनी। ये नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी है, ठीक है, इंडिया की 1987 में बनी थी। इसके पैट्रन एंड चीफ होते हैं सीजेआई। और क्या है, यही देती है ये फ्री लीगल एड वगैरह, यही फैसिलिटेट करवाती है। और इसके एग्जीक्यूटिव चेयर कौन होते हैं? सेकंड सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जज, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10। Which one of the following articles of the Constitution of India provides that the state shall endeavor to protect and improve the environment and to safeguard the forests and wildlife of the country? फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ वगैरह वाला कौन सा आर्टिकल है? 48A, ठीक है। 49 क्या है? 49 है प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स। 48 है ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। 49A कोई आर्टिकल नहीं है। फिर Question number 11. Which of the following articles of the Constitution of India provide for representation of the Anglo-Indian community in the legislative assemblies of the states? ठीक है, तो ये कौन सा आर्टिकल है? ये सिर्फ एक ही आर्टिकल होगा ना जो स्टेट्स में जो करेगा। इतने सारे क्या दे रखे हैं? तो बी तो ए और बी तो होगा नहीं, सी और डी में से कौन सा हो सकता है? तो ये है ए, 333, ठीक है। तो ये जो है ये है एंग्लो इंडियंस इन लेजिस्लेटिव असेंबली, ये है एंग्लो इंडियन इन इन लोकसभा। फिर ये है SC ST इन लेजिस्लेटिव असेंबली और SC ST इन लोकसभा, ठीक है। ये हो गया एंग्लो इंडियन का, वो है एंग्लो इंडियन और SC ST वाला, ठीक है। Which one of the following clauses of the Article 22 of the Constitution of India makes it mandatory to give information about the grounds of arrest to the person arrested? तो आर्टिकल 22 क्या कहता है? ये कुछ प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। तो क्लॉज 2 क्या है? क्लॉज 2 तो है कि कोर्ट में प्रेजेंट करो जो भी अरेस्ट किया गया है 24 आवर्स के अंदर, ठीक है ना। क्लॉज 4 क्या कहता है? ये है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन कर सकते हो, ठीक है, प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में। क्लॉज 5 क्या है? क्लॉज 5 में ये कि प्रिवेंटिव डिटेंशन का जो ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट है वो बताना पड़ेगा, ठीक है ना। और इसमें क्या है? क्लॉज 1 कि ये वाला आंसर इसका यही है कि ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट बताना पड़ेगा आपको जो बंदा अरेस्ट हुआ है उसका। क्लॉज 5 में प्रिवेंटिव डिटेंशन का ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताना होता है, क्लॉज 1 में नॉर्मल अरेस्ट का बताना होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13। Which one of the following amendment acts in the Constitution of India deals with the urban local bodies and नगरपालिकास? अच्छा, नगरपालिका और कौन सा होता है? 74, 73 है पंचायती राज, 74 है अर्बन लोकल बॉडी और 72 है ST रिजर्वेशन फॉर त्रिपुरा और 75 है ट्राइब्यूनल रिलेटेड आर्टिकल्स अमेंडमेंट है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14। Which one of the following articles of the Constitution of India deals with the प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स? फिर आ गया मॉन्यूमेंट्स प्रोटेक्ट करने के लिए आर्टिकल 49 है, ठीक है। आर्टिकल 46 में SC ST OBC का इकोनॉमिक एंड एजुकेशन इंटरेस्ट है, ठीक है। 47 49A ऐसे कोई आर्टिकल नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 15। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 15 ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। 16। Which one of the following articles of the Constitution of India deals with the salaries and allowances of members of either house of the parliament? तो ये आर्टिकल 106, ठीक है। तो ये तो हो गया, पर इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? आर्टिकल 108, इसमें जॉइंट सिटिंग वाला आर्टिकल है, ठीक है। तो आप ध्यान से सुनना क्योंकि जॉइंट सिटिंग हमारे पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, जॉइंट सिटिंग सबसे पहले एक बात, इसको अलाउ कौन करता है? मतलब इसको करवाता कौन है? प्रेसिडेंट, ठीक है, ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। जब जॉइंट सिटिंग होती है तो चेयरपर्सन कौन होता है उस सिटिंग का? स्पीकर। अगर स्पीकर एब्सेंट हो तो डिप्टी स्पीकर, अगर डिप्टी स्पीकर एब्सेंट हो तो वाइस चेयरपर्सन, ठीक है। अच्छा, अब ये करते कब है जॉइंट सिटिंग? जब कोई डेडलॉक हो जाता है, ठीक है।
अगर किसी जैसे लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा ने उसको हटा दिया, मतलब पास नहीं किया, या फिर राज्यसभा ने जो अमेंडमेंट्स भेजे वो लोकसभा ने अग्री नहीं किए, या फिर 6 महीने तक बिल पड़ा हुआ है राज्यसभा में या लोकसभा में, जिसमें भी किसी एक में, और पहले हाउस ने पास कर दिया, दूसरा हाउस उसको पास ही नहीं कर रहा, तो ये तीन वजह हैं जब ये जॉइंट सिटिंग हो सकती है। ठीक है, अगर एक हाउस दूसरा हाउस अगर रिजेक्ट कर दे तब, अमेंडमेंट अगर पहला हाउस डिसएग्री कर जाए तो, और तीसरा क्या है, जब 6 महीने तक दूसरे हाउस ने पास नहीं किया। ठीक है, ये हो गया। और इम्पोर्टेंट बात, ये सिर्फ ऑर्डिनरी बिल्स और किसके लिए, फाइनेंशियल बिल के लिए है। ये मनी बिल के लिए नहीं है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के टाइम पे नहीं किया जा सकता। ठीक है ना, सिर्फ इन दोनों के लिए किया जा सकता है, इन दोनों के लिए नहीं किया जा सकता। ठीक है ना। अब इसमें होता क्या है, पहली बात तो सिंपल मेजोरिटी से पास करना पड़ता है। ठीक है, ये वाला बिल कोरम 1/10 होना चाहिए, यानी 1/10 मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए। और क्या चीज़ें हैं, हाँ, कोई नई अमेंडमेंट नहीं प्रपोज की जानी चाहिए। अगर बिल में कोई जो डिस्प्यूट्स हैं सिर्फ उन्हीं पे बात होनी चाहिए। कोई नई अमेंडमेंट्स नहीं कि बीच में आप जॉइंट सिटिंग में बोल रहे हो कि क्या करें, क्या ऐसा करते हैं ना, एक और चीज़ ऐड कर देते हैं, ऐसा नहीं होगा। ठीक, अभी तक 3 बार हुआ है ये। पहली बार डाउरी प्रोहिबिशन बिल, दूसरी बार बैंकिंग सर्विस कम्युनिकेशन कमीशन बिल, और तीसरा है प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। ठीक है, इसलिए तो ये हो गया 16। 17, which one of the following articles of the Constitution of India deals with salaries and allowances of, अच्छा ये, रुको, अच्छा ये तो मैंने कर दिया ना। Which one of the following articles of the Constitution of India enables the state to adopt any language in use in state as official language? अब इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है आर्टिकल 345। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे अपने लिए। क्वेश्चन नंबर 18, which one of the following articles of the Constitution of India makes provisions for appointment of a special officer of linguistic minorities? अभी बताया आपको आर्टिकल 350B, वही आर्टिकल घूम घूम के आ रहे हैं। आर्टिकल 358 क्या है, मदर टंग में प्राइमरी एजुकेशन देना है, ये हो गया। आर्टिकल 19, which one of the following articles of the Constitution of India has the provisions regarding freedom as to payment of taxes for promotion of any particular religion? रिलीजन प्रमोट करने के लिए लोग आपसे टैक्स मांग सकते हैं, गवर्नमेंट नहीं, लोग। तो आर्टिकल 27। ठीक है, 25 क्या कहता है, कॉन्शियंस एंड प्रोपेगेशन एंड प्रैक्टिस आपका राइट है। 26 क्या कहता है कि रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज कर सकते हो आप। आर्टिकल 28 क्या कहता है कि नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होनली मेंटेड बाय स्टेट फंड्स होना चाहिए। ठीक है, कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं होगा जो 100% स्टेट फंड्स पे होता है। Question 20, which one of the following articles of the Constitution of India has the provisions regarding appointment of acting chief justice of the Supreme Court? एक्टिंग चीफ जस्टिस का क्या है, आर्टिकल 126। ठीक है, अब देखो आर्टिकल 127 है एडहॉक जजेस और 128 है रिटायर्ड जजेस। तो अब मैं आपको बता देता हूँ इन दोनों के बारे में। पहले बताते हैं एडहॉक जजेस के बारे में। ठीक है, एडहॉक जजेस के बारे में क्या चीज़ है, सबसे पहली बात ये कब होता है, जब सुप्रीम कोर्ट में इनफ जजेस नहीं हो। ठीक है, ये एडहॉक जजेस सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में जब जजेस नहीं हो, काम ज़्यादा हो, ठीक है, तो इसमें किसको बनाते हैं, जो हाई कोर्ट के सिटिंग जज होते हैं उनको सीजेआई अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट की परमिशन से और उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की परमिशन से। ठीक है ना, ये हो गया। अब दूसरा क्या है, रिटायर्ड जज। रिटायर्ड जज ये हाई कोर्ट में भी होते हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी होते हैं। ठीक है ना, अगर कोई वर्कलोड ज़्यादा बढ़ गया है तो कोई रिटायर्ड हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज को सुप्रीम कोर्ट में बुला लिया जाता है और सीजेआई इनको अपॉइंट करते हैं। ठीक है ना, स्टेट में ये चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट अपॉइंट करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई अपॉइंट करते हैं। ये काम तो करते हैं पर इनको एससी का जज नहीं समझा जाता। ठीक है ना, ये सिर्फ काम कर रहे होते हैं। प्रेसिडेंट का कंसेंट लेना पड़ता है इसमें, साथ में जो जज को बनाना है उसका कंसेंट लेना पड़ता है, आप फोर्स नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये तो हो गए सुप्रीम कोर्ट वाले। अब हम किसकी बात करते हैं, अब हम बात करते हैं हाई कोर्ट वाले जजेस की। हाई कोर्ट में आते हैं दो, एडिशनल जज और एक्टिंग जज। तो एडिशनल जज कौन होते हैं, एडिशनल जज तब ऐड करते हैं हम जब वर्क इंक्रीज हो जाता है, वर्कलोड इंक्रीज हो जाता है और किसी भी क्वालिफाइड पर्सन को हम बना सकते हैं। ये प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। मैंने कहा पहले वाले में क्या हो रहा था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट कर रहे थे, इसमें प्रेसिडेंट डायरेक्टली प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं।
और इसमें सिर्फ 2 साल के लिए अपॉइंट कर सकते हैं मैक्सिमम। एक्टिंग जज में क्या है? एक्टिंग जज, अगर कोई जज है हाई कोर्ट में, वो छुट्टी पे चले गए हैं, एब्सेंट हैं, तो उनकी जगह पे फिल करने के लिए किसी क्वालिफाइड पर्सन को किया जा सकता है। ठीक है ना? ये भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं जब तक जज वापस नहीं आ जाते तब तक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, according to rules of procedure and conduct of business in the Lok Sabha, before taking one seat, every member of the house shall need to sign in the presence of, साइन किस करना पड़ता है हर एक मेंबर को लोकसभा में? किसकी प्रेजेंस के अंदर? सेक्रेटरी जनरल के अंदर। ठीक है ना? अब देखो इसमें ऑड वन आउट लग रहा है। ये ट्रिक कैसी लग रही है कि स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, वाइस प्रेसिडेंट ये तो सब करते हैं, सेक्रेटरी जनरल ये एक अलग ऑप्शन है। तो अलग ऑप्शन ये तभी एग्जामिनर डालता है जब वही आंसर होता है। ठीक है, उसके दिमाग में और कोई आंसर नहीं आता। वो न्यूरॉन वाली ट्रिक मैंने आपको बता रखी है कई बार, अगर आपने नहीं देखी तो आपको क्या करना है, आपको PYQs कीवर्ड एनालिसिस वाली वीडियोस देखनी है जिसमें मैंने सारी ट्रिक्स बता रखी हैं आपको। ठीक है ना? तो उसमें आपको मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, उसकी 399 वाला जो टियर है वो, उसमें आपको सारी वीडियोस इस चैनल की वो अनलॉक हो जाएंगी और आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें एलिमिनेशन टेक्निक भी मैंने उसमें सिखाई हैं और उसमें मैंने ये कीवर्ड एनालिसिस भी किया है। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 22, हाँ 22, Rule 8(1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, who fixes the date of the election of Deputy Speaker? डेट कौन फिक्स करता है? स्पीकर फिक्स करता है। ठीक है। फिर प्राइवेट मेंबर बिजनेस सिटिंग ऑन फ्राइडे इन द लोकसभा, ये जो है फ्राइडे को प्राइवेट मेंबर बिल को जो टाइम दिया जाता है वो कितना टाइम दिया जाता है? तो 2.5 घंटे का टाइम दिया जाता है। अब ये क्वेश्चन क्यों करा रहा हूँ? वैसे ये क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इस प्राइवेट मेंबर बिल इंपॉर्टेंट है, तो अब मैं उसके बारे में पढ़ाऊंगा पूरा। पहली बात, प्राइवेट मेंबर कौन होते हैं? प्राइवेट मेंबर होते हैं जो मिनिस्टर नहीं होते, यानी जो लोग मिनिस्टर नहीं है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट नहीं है, वो प्राइवेट मेंबर हैं। ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो जो रूलिंग पार्टी के दूसरे वाले हैं, जो अपोजिशन में हैं, वो प्राइवेट मेंबर है, नहीं। जैसे बीजेपी की पावर है अभी। ठीक है। तो बीजेपी के जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ना, बीजेपी के जो मिनिस्टर हैं, वो तो गवर्नमेंट मेंबर होंगे, और प्राइवेट मेंबर बीजेपी के वो वाले मेंबर भी होंगे जो MP हैं, सिर्फ वो मिनिस्टर नहीं है। ठीक है। तो पहली बात तो प्राइवेट मेंबर आपको पता चल गया। दूसरी बात, इनको जो टाइम दिया जाता है इनके बिल के लिए, प्राइवेट मेंबर जब बिल प्रपोज करते हैं तो 2.5 घंटे मिलते हैं फ्राइडे के दिन। ठीक है। आखिरी दिन में आखिरी का टाइम मिलता है। ठीक है ना? लास्ट के 2.5 आवर्स मिलते हैं। ठीक है। यानी फ्राइडे को लास्ट वर्किंग डे होता है, और उसमें क्या होता है फिर, उसमें प्राइवेट मेंबर बिल अगर इंट्रोड्यूस होना है तो वो हो जाता है। ठीक है। अब क्या है, इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए 1 मंथ का प्रायर नोटिस होना चाहिए। ठीक है ना? 1 महीने पहले आपको बताना पड़ेगा स्पीकर को। ठीक है ना? जबकि जो नॉर्मल गवर्नमेंट बिल होता है, जो मिनिस्टर्स जो प्रपोज करते हैं, उनको बस 7 दिन का नोटिस देना पड़ता है। ठीक है, 7 डेज। ठीक। और क्या है, और क्या इन्फॉर्मेशन है इसकी? इसकी काफ़ी चीज़ें थी यार। हाँ, एक एक सेशन में, जैसे साल में 3 सेशन हमारे होते हैं पार्लियामेंट के, तो उनमें से एक सेशन में एक MP सिर्फ 3 प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस करा सकता है। ठीक है। और फिर स्पीकर अप्रूव करेगा, स्पीकर ने अगर रिजेक्ट कर दिया तो वो भी नहीं काम बनेगा। ठीक है। और राज्यसभा में चेयरपर्सन वो करता है अप्रूव। और मनी बिल नहीं प्रपोज कर सकता वो प्राइवेट मेंबर। ठीक है। मनी बिल सिर्फ गवर्नमेंट प्रपोज करती है विद द परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है। ये भी हो गया। और क्या चीज़ें हैं? हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये कर सकता है प्रपोज प्राइवेट मेंबर। ठीक है ना? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट तो किया जा सकता है। अब अनलेस द स्पीकर अदरवाइज डायरेक्ट्स नॉर्मली which hour of the every sitting shall be available for asking and answering of questions under Rule 32 of Rules of Procedure and Conduct of Business in the Lok Sabha. ठीक है। तो ये इसका आंसर है, द लास्ट आवर ऑफ एवरी सिटिंग। अब ये तो ठीक है, चलो, पर मैं आपको एक और, अच्छा वो मैं अगले क्वेश्चन में बताऊंगा, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसमें मैं आपको बताऊंगा डिटेल में, जो कि हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। इसमें हम 25 क्वेश्चंस कवर करेंगे बस। The Speaker of the House may disallow any question or a part thereof when in the opinion of the Speaker it's an abuse। अच्छा, सिंपल ये है कि स्पीकर कब क्या करेगा, डिसअलाउ कर देगा
जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनको क्वेश्चन करने के लिए अगर क्या चीज़ें होंगी तब, तो इट्स एन अब्यूज़ ऑफ द राइट ऑफ क्वेश्चनिंग। हाँ, वो अगर अपने राइट ऑफ क्वेश्चनिंग को अब्यूज़ कर रहे हैं तो वो पूछ रहे हैं कि आपका मामा का नाम क्या है, तो आपका इससे पार्लियामेंट को क्या फ़र्क पड़ता है कि मिनिस्टर के मामा का नाम क्या है। तो ये सही है, वन सही है। फिर अच्छा, वन तो सभी में सही है, वेरी गुड। इट इज़ कैलकुलेटेड टू ऑब्स्ट्रक्ट और प्रीजुडिशियली अफेक्ट द प्रोसीजर ऑफ द हाउस। हाँ, अगर वो अफेक्ट करेगा तो हटा सकते हैं, तो वन और टू भी गलत हो गया, मतलब टू भी सही हो गया, तो वन और टू, तो वन और टू ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। फिर इट इज़ इन कॉन्ट्रावेंशन टू दीज रूल्स। हाँ, तो रूल्स के अगेंस्ट जाओगे तो भी हो जाएगा। इट इज़ द मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। अरे यार, वो आपको डिसअलाउ क्यों करेंगे अगर पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए बोल रहे हो आप तो ये फोर्थ गलत हो जाएगा, तो फोर्थ गलत है और 1 2 3 सही है, तो सी इसका सही आंसर हो गया। ठीक है, ओके। तो अब इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। एनाकिन स्काईवॉकर साइनिंग ऑफ। लिव लॉन्ग एंड प्रॉस्पर।